नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो होगी वो प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ नए प्रश्नों की जो श्रृंखला है आज चलेगी। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। तो मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है चयन, छेदन अयन, ए का आय ओ का आ, इसमें हो जाएगा अयादि संधि, एचो एवं आवा। एकैक वृद्धिरादेश, इसका हो जाएगा बी का पहला। इति धन आदि इत्यादि, तो ये हो जाएगा ई को यणची यण संधि, और धर्माध्यक्ष दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आइए मिला लेते हैं। पहले का तीसरा है, तो इसमें पहले का तीसरा है एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74, लिट लकार का तात्पर्य है। तो लिट लकार का तात्पर्य किससे है? तो यह पूछ रहा है कि किससे, तो यह भविष्यत काल से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, मत्य शब्द रूप मति का है। तो मति का शब्द कैसे चलता है? एक वचन का है यह। मति 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 मत्य मति 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 मत्या मति विषाम मति भी मत्य। तो चतुर्थी एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 76, युष्मत शब्द रूप है। युष्मत शब्द रूप है। युष्मत मतलब युष्मत शब्द रूप किस विभक्ति का है, किस वचन का है? तो युष्मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंचमी विभक्ति बहुवचन का है। आगे देखते हैं। अस्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो अस्था का होगा तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठाव। उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, तिष्ठाव। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 78, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अक्त प्रत्यय, बी है क्त्वा प्रत्यय, तीसरा अनियर, चौथा तव्यत। तो इसमें क्त्वा प्रत्यय है। पठित्वा में पठ धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजनीय में अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनियर अनियर का जो र होता है वह उसका लोप हो जाता है, तो पूजनीय हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 80, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए। तो प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है? प्र है या प्रत्यय है, प्रत्यु है या तट है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति उपसर्ग। आगे देखते हैं 81 नंबर, इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? तो उत उपसर्ग से बने हुए शब्दों को देखना है। तो उन्नयन, उत धन नयन भी हो जाएगा, इसमें है। उत धन कर्ष, इसमें भी है। उत धन डयन उड्डयन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 81 का ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 82, कौन सा सही अनुवाद है? तो देखना है कौन सा अनुवाद सही है। तो सहपादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। ऑप्शन बी है विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति, विद्यालय के निकट नदी है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 82 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 83, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। तो साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो यह स्थान के नाम पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्थान के नाम पर। साकेत का नाम अयोध्या के नाम पर रखा गया है। जो मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित साकेत 1931 ईस्वी में
उर्मिला के चरित्र का चित्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 84। आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है? तो आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा के आधार पर महाकाव्य कौन से हैं? तो यह साकेत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1931 ईस्वी में लिखा गया था, यह आधुनिक काल की रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक के नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वल्लभाचार्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 86। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इंशा अल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है 87 नंबर, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव प्रेमचंद की बहुचर्चित और अंतिम कहानी कफन, जो 1936 में लिखा गया था, इसके पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कफन के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। गोदान का प्रकाशन वर्ष है? तो जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, इसका प्रकाशन काल है तो 1936 है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1936। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89। छायावादी काव्य की समय सीमा है? तो छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1900 है या 1920, 1920, 1936, 1943, 1953? तो दोस्तों इसमें वैसे ऑप्शन माना गया है बी, लेकिन ये भी गलत है, जो कि 1918 से 1936 तक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, 18 से 36 मान लीजिए। आइए आगे देखते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका हैं? तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या कृष्णा शोभती? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैत्रेयी पुष्पा जी चाक उपन्यास की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है 91 नंबर, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरदचंद्र की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शरदचंद्र, और लिखे हैं विष्णु प्रभाकर जी। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं? तो पर्ण मुकुट निबंध संकलन के लेखक कुबेर नाथ राय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुबेर नाथ राय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया था, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का ब्रजभाषा व्याकरण है, और राम दहीन मिश्र जी का प्रवेशिका हिंदी व्याकरण है। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी जी का है। आगे देखते हैं 94 नंबर, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है 95 नंबर, रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? तो रहस्यवाद का जन्म छायावाद काव्यधारा से है, जो कि छायावाद का समय 1918 से 36 माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छायावाद से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 96, इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नवगीत। दोस्तों इनमें से बस एक ही ऑप्शन सही है,
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। नवगीत ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि छायावाद पहले आता है, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नवगीत या नई कविता। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? तो मधुशाला किस प्रकार की रचना है? तो यह हालावादी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मधुशाला जो कि 1935 ईस्वी में लिखा गया था, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे मधुबाला हो गया 1936 में, मधुशाला 35, मधु कलश भी है 1937 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, हलाहल इत्यादि रचनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हलावादी रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 98, पथ के साथी की रचना विधा है। पथ के साथी यह किस प्रकार की विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का संस्मरण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है। तो अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अंधेर नगरी जो है, इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रहसन है। तो आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक नाटक मोहन राकेश का है? तो मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी इन्हीं की रचना है। तो मोहन राकेश की रचना ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुदामा पांडे धूमिल। आगे देखते हैं दोस्तों 102 नंबर। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए हिंदी से संबंधित, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए देखते हैं 102 नंबर प्रश्न, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बिहारी रत्नाकर जो कि 1921 ईस्वी में लिखा गया था, यह खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ टीका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है 103 नंबर, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है? तो ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है? तो वह कामायनी है, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी पर भी मिला था, चिदम्बरम पर, यामा महादेव वर्मा की ये सारी रचनाएं हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृतियाँ उर्वशी जो 1972 में, और रामधारी सिंह दिनकर की ये जो कामायनी है, चिदम्बरम 1968 ईस्वी में जो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और यामा महादेव वर्मा जी की जो कि 1982 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कामायनी पे कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। आगे देखते हैं 104 नंबर प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 12, 18, 10। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कुल 15 सर्ग हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 105, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 106, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? चिंता, व्याधि, भय, अपस्मार। तो कौन सा नहीं है संचारी भाव? तो सी ऑप्शन सही होगा, भय। अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? उर्वशी कृति महाकाव्य नहीं है,
जबकि रामचंद्रिका केशवदास कृत, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का, रामचरितमानस तुलसीदास कृत यह महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उर्वशी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 108, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जल या उज्ज्वल। तो इसमें कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है 109 नंबर, किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें भी छांटना है। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरुक्त और उपरियुक्त। तो 109 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपरियुक्त। यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 110, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? मृगेंद्र, नाग, नगराज, शार्दुल। तो 110 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाग हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता है। तो कोणार्क रचयिता किसका है? कोणार्क के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 112, तिलचट्टा के रचनाकार हैं। तो तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस जी की रचना है तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपन्यास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 114, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, जबकि इसी नाम से मिलती जुलती रचना अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्धनारीश्वर उपन्यास है जो विष्णु प्रभाकर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर, खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो खंजन नयन जो कि 1981 ईस्वी में लिखा गया था, ये सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है और इसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूरदास पर। आगे देखते हैं 116 नंबर प्रश्न, कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम छांटिए। कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 107, चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर किसकी रचना है? तो 117 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बट रोही जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 118, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? तो जंगल गाथा किसकी कृति है? तो यह नमिता सिंह जी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नमिता। अगला प्रश्न है 119 नंबर, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? तो चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चारु चंद्रलेख। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 120, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है 121 नंबर, कादंबरी के रचयिता हैं। तो कादंबरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट जी हैं। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं और श्रीहर्ष जी की रचना है नैषधीय चरितम, भारवी की रचना है किरात अर्जुनियम, दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। आगे देखते हैं 122 नंबर प्रश्न, काशी का 80, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काशीनाथ सिंह।
अगला प्रश्न है 123 नंबर, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? तो इनमें आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी है, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है 125 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको यह नाम दिया है, कठिन काव्य का प्रेत। तो आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे प्रश्न अगर ठीक ठाक हैं तो बताइए, और किस से संबंधित आपको प्रश्न चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।